Welcome back. This is today's vids and I'm your Ashutosh sir. तो ये एलिजी का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें हिस्ट्री बताई है और आपको पार्ट 1 जो है आई बटन में दिख भी रहा होगा। आज हमें पढ़ना है कि किस तरीके से ग्रीक से होते हुए एलिजी हमारी इंग्लिश में आती है। तो क्या होता है कि जो हमारा एलिजाबेथन एरा है ना, एक तो मुझे ये एरा बहुत पसंद है। पता है क्यों? सारी चीज़ें शुरुआत यहीं से होती है मतलब जितने भी पोइट्री फॉर्म्स हैं, जितने भी हम एपिक्स पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, मतलब एक पूरा फर्टाइल सॉइल कह सकते हैं, कहते नहीं उपजाऊ मिट्टी। तो ये एक ऐसा समय है 1558 से लेकर 1603 तक का समय, बहुत चीज़ें इसमें बनी हैं, इतनी चीज़ें बनी हैं कि सारी शुरुआत यहीं से होती है। तो ये कौन सेंचुरी हुई वैसे? 16th सेंचुरी। ठीक है, अब अगर सेंचुरी समझ में नहीं आ रहा है कि 16 क्यों हुई, 15 से स्टार्ट है तो 16 क्यों कहा, तो फिर से आप कुछ मिस कर रहे हैं। ठीक है, सेंचुरी समझ में आनी चाहिए कि मैंने 16 क्यों कहा। तो 16th सेंचुरी की बात है, कहानी सुनिए, बड़ी मज़ेदार कहानी होगी। तो 16th सेंचुरी से एलिजी की जो है हमारे पास प्रूफ से स्टार्टिंग है, मतलब स्टार्टिंग तो पहले भी रही होगी लेकिन देयर इज़ नो प्रूफ, ठीक है, कि उसको एलिजी वहाँ पे एग्जिस्ट भी करती थी कि नहीं। तो 16th सेंचुरी से एलिजी में लिखना स्टार्ट होता है, लेकिन अब किस तरह लिखी जाती है? हम लिखेंगे किस में? इंग्लिश में। और वहाँ किस में लिखी जाती थी? लैटिन लैंग्वेज में, जो भी वहाँ ग्रीक की लैंग्वेज लैटिन ही थी। तो वहाँ की लैंग्वेज को जब कन्वर्ट किया गया, किस में कन्वर्ट किया गया? इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। बहुत सी वहाँ की पोएम्स को इंग्लिश जब कन्वर्ट किया गया तो क्या खो गया? मीटर खो गया, यानी मेट्रिकल फॉर्म खो गया। जो उनका डेक्टाइल का फॉर्म था, जिन्होंने डेक्टाइम लिखा हुआ था, जब उसको कन्वर्ट किया गया तो वो खो गया। कॉमन सी बात है, आप जो है ग्रीक के वर्ड को जब इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो वही तो फॉर्म नहीं बनेगा। किसी भी लैंग्वेज को चेंज करते हैं तो फॉर्म चेंज हो जाता है। तो मेट्रिकल फॉर्म जो था वहाँ पे ग्रीक में, वो एलिजी में इंग्लिश में आने पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ कौन सा फॉर्म बचा? यहाँ हो गया फ्री वर्स, यानी फ्री। हमारी जो वर्स है, जो हमारी जो लाइन है, वो फ्री हो गई। किसी से फ्री हो गई? किसी भी तरीके के स्ट्रिक्टनेस से, रूल से फ्री हो गई। अब क्या होने लगा? वहाँ पे 3 थीम थे, मैंने बताया था, लव, वॉर और डेथ। अब यहाँ पे थीमेटिक हो गया, यानी थीम के बेसिस पे एलिजी को जज किया जाने लगा। और वो थीम बन गई केवल एक। क्या बन गई थीम? डेथ। लव और वार वहाँ से निकल गया। अब जो भी पोयम किसी की डेथ पे लिखी जाए या उसमें डेथ का जिक्र हो तो वो उसको हम क्या कहते हैं? एलिजी कहते हैं। ठीक है, ये कॉमन सा समझ में आ गया आपको। तो अब यहाँ से इंग्लिश में एलिजी थीमेटिक हो जाती है, थीम पे बेस हो जाती है। इसमें कोई फॉर्म, कोई मेट्रिकल फॉर्म नहीं होता, कैसे भी लिख सकते हैं। केवल इमोशन मेन होता है कि पोएट ने उसमें क्या इमोशंस डाले हैं। ये आराम से 16th सेंचुरी चला, 17th सेंचुरी चला हमारा, लेकिन जब 18th सेंचुरी लगी, ठीक, ध्यान समझिएगा, 1742 में रिचर्ड वेस्ट की डेथ होती है। रिचर्ड वेस्ट फ्रेंड ऑफ होम, नहीं पता, हम बताते हैं ना, फ्रेंड ऑफ थॉमस ग्रे। ठीक है, तो थॉमस ग्रे के वो फ्रेंड थे। जब उनकी डेथ होती है 1742 में, तब उसके बाद रिचर्ड वेस्ट कह रहे हैं उनके फ्रेंड में, उनकी डेथ हो गई रिचर्ड वेस्ट की। तो उनके फ्रेंड घूमने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? चर्चयार्ड जाते हैं। तो वहाँ पे घूमते हुए, ये लगभग 8 साल 6 साल, मेरे ख्याल से 4-6 साल की बात है, 1746 से 47 रहा होगा। ठीक है, तो वो घूमते, वहाँ पे उनको जो फील आता है, ठीक है, उस फील से, कुछ चर्चयार्ड गांव का इलाका था, तो वहाँ पे जो फील आता है और उनकी जो लाइफ है, अगर आप थॉमस ग्रे की जो बायोग्राफी पढ़ेंगे तो बचपन से उन्होंने किलिंग, रॉबरी, मर्डर ये सब देखा हुआ था, तो अंदर से भरे पड़े हुए थे। ठीक है, तो उस समय की बात थी ये। तो अब क्या होता है कि वो अपने जो फ्रेंड की ग्रीफ से भी गुजर रहे हैं। ग्रीफ यानी दर्द, GREF, यहाँ पे थोड़ा सिनोनिम आप सीख लीजिए। ग्रीफ, सॉरो, लेमेंट, ये सब एक ऐसे वर्ड हैं, आपको यूज़ करने होंगे इसमें। तो ग्रीफ से गुजर रहे थे वो।
अब क्या होता है कि उस समय वो एक लिख देते हैं पोएम, उस पोएम का नाम होता है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ठीक, एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ये पब्लिश होती है 1750 में। मैंने क्या बताया कि 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी आराम से फ्री वर्स चल रही थी, कोई भी कैसे भी लिखे, बस मेन क्या था, थीम, और दूसरा इमोशंस, यहाँ से आराम से काम बन रहा था। लेकिन जैसे ही 1750 में ये पोएम पब्लिश होती है तब मैटर बदल जाता है। तब क्या होता है, मैटर आ जाता है फिर से किस में, मीटर में, क्योंकि थॉमस ग्रे ने क्या यूज़ कर दिया, थॉमस ग्रे ने 4 लाइन का क्वार्ट्रेन यूज़ कर दिया। क्वार्ट्रेन 4 लाइन का होता है ना, सॉन ने पढ़ाया था मैंने, तो 4 लाइन का क्वार्ट्रेन यूज़ कर दिया। इन्होंने बहुत लंबी पोएम लिखी है, ये पोएम एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बहुत लंबी पोएम है। तो इन्होंने जो है क्वार्ट्रेन में लिखा, ठीक, किस में लिखा, 4 लाइन में लिखा। अब इसकी जो रैमिंग स्कीम ए बी कपलेट में नहीं लिखा, ठीक, कपलेट होता तो यहाँ पे ए होता ना, तो ए बी यानी इसका वाला इससे मिलेगा, इसका वाला इससे मिलेगा। अगर यहाँ पे टी पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे भी टी पे ख़त्म होगा, यहाँ पे सी पे तो यहाँ पे सी पे, ठीक है। तो ये राइमिंग स्कीम थी, 4 लाइन में लिखा, क्वार्ट्रेन फॉर्म में लिखा। अब इस क्वार्ट्रेन में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 से क्या जा रहा है, पेंटामीटर, ठीक। और कौन सा पेंटामीटर, कौन सा फूड इन्होंने यूज़ किया, डेक्टाइल यूज़ किया, नहीं, डेक्टाइल यूज़ नहीं किया, इन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया। अब क्या होता है, यहाँ से 18th सेंचुरी 1750 से जो चेंज आता है एलजी के स्ट्रक्चर में, ये थी एक बहुत ही अच्छी कहानी, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब मौसम बदलेगा, ठीक, जो अब 18th सेंचुरी यानी 1750 के बाद से जो इतने लोगों ने पब्लिश की होगी अपनी पोएम या लिखी होगी, तो उनको इस पोएम से क्या सीखने को मिला होगा कि अब तो मीटर यूज़ करना पड़ेगा। और यू नो व्हाट, इसमें जो है मीटर के साथ साथ इमोशन भी है, मतलब इन्होंने भले ही मीटर यूज़ किया एम्बिक पेंटामीटर क्वार्ट्रेन में, लेकिन इमोशन जो इन्होंने डाला वो इमोशन भी परफेक्ट था। ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट होने की वजह से इनके इमोशन गायब हो गए हों, ऐसा नहीं। पोएम में पोएम जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इनके इमोशंस गायब हो रहे हैं, इन्होंने इतना अच्छा लिखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद पास्टोरल एलिजी की। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने अभी तक कोई एग्जांपल क्यों नहीं बताया, एग्जांपल एक साथ डिस्कस करेंगे, कि एग्जांपल खाली बोल के एग्जांपल नहीं होगा, ये एलिजी है, ठीक है, तो एग्जांपल एक साथ डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ते हैं पास्टोरल एलिजी। तो सबसे पहले जानते हैं कि पास्टोरल का मतलब क्या होता है। पास्टोरल, एक बात याद रखिए, इंग्लिश लिटरेचर में अगर आपको वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग पता है तो आपको बहुत कुछ पता है, ठीक है, तो हर चीज़ याद नहीं की जाती है। पास्टोरल का मतलब होता है देहात, हिंदी में, ठीक, देहाती कर लीजिए, यानी बिलोंग्स टू विलेज, हर वो चीज़ जो विलेज से बिलोंग करती है। क्या आपको शहर में कभी गडेरिया मिले? अब गडेरिया क्या होता है, गडेरिया जो बकरियां चराते हैं और काउस को जो है चराने जाते हैं, मिले कभी? नहीं मिले ना। वो कहाँ मिलते हैं? गांव में। क्यों? मैदान गांव में ही मिलता है, ठीक है। इसलिए हर वो चीज़ जो गांव या विलेज से रिलेटेड है उसे हम पास्टोरल बोलते हैं। और जो मैंने गडेरिया बोला था उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेफर्ड। और ये बहुत मेन वर्ड है पास्टोरल एलिजी के लिए, ठीक है। ये समझ में आ गई। अब इसके बाद कौन कौन से वर्ड हैं जो हमें पता होना चाहिए अगर पास्टोरल एलिजी हम पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं। रस्टिक, ठीक, इसका मतलब भी क्या होता है? देहाती। रूरल, ठीक, रूरल हो गया, रूरल। और क्या हो गया? अगर आप जो है उसमें जाएंगे ग्रीक में, ठीक है, तो वहाँ आपको एक वर्ड मिलेगा आर्केडिया, ठीक, एक ऐसा साइट जिसमें माउंटेन और छोटे छोटे हाउस और ट्रीज, रिवर, ये सब आर्केडिया मिलके बनता है, ठीक। ये हो गया एक तरह से पास्टोरल की मीनिंग। अब थोड़ी सी कहानी सुनिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीक का जो था एलिजी का फोकस वो एक तरीके से एक पैटर्न पे था, ठीक है, एक स्ट्रक्चर था। फिर हमने बताया इंग्लिश में उसका स्ट्रक्चर गायब हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन
और फिर उसके बाद 18th सेंचुरी में 1750 में आके थॉमस ग्रे ने वापस स्ट्रक्चर स्टार्ट किया। ठीक है, वापस उन्होंने क्वार्टेन उसमें जो एम्बिक पेंटामीटर डाला। अब क्या होता है, ये जो थर्ड है हमारा पास्टोरल एलिजी, इसका कोई टाइम नहीं है, ये एक तरीके से शुरुआत से ही चलता आ रहा था। मतलब कि ये एक एलिजी का मतलब ऐसे मान लीजिए एलिजी ये एक बॉक्स है, ये एलिजी है, ठीक, इसमें ही जो है एक हिस्सा क्या है, पास्टोरल है। मतलब एक पर्टिकुलर उसका एक अपना सेटिंग है। सेटिंग मतलब क्या हो गया, सीन, उसका लिखने का तरीका। ठीक, तो इन सबको मिला के बनता है पास्टोरल। तो जो एलिजी जिसमें शेफर्ड्स की डेथ हो जाए, मतलब किसकी, एक शेफर्ड्स की डेथ के बारे में, और वो शेफर्ड कॉमन से बात, शेफर्ड कहाँ का होगा, गांव का ही होगा, तो गांव की चीज़ें ऐड हो जाएंगी, गांव की सीनरी ऐड हो जाएगी, गांव की बातें उसमें ऐड होंगी। ठीक है, हम दोनों साथ में बकरियाँ चलाने जाते थे, ये भी एक तरीके का हो गया ना, तो गाँव का हो गया। ये बात यार ध्यान रखिए कि गांव उसमें ज़रूर होना चाहिए, मतलब विलेज के सीन ज़रूर होने चाहिए, और डेथ किसकी होगी, शेफर्ड्स की। अब बात करते हैं क्या पोएट्स शेफर्ड होते हैं, नहीं, पोएट्स शेफर्ड नहीं होते हैं, वो अपने आप को शेफर्ड मतलब उसमें एज्यूम करते हैं। ठीक है, और अपने आप को शेफर्ड मान के, अपने दोस्त को शेफर्ड मान के फिर उस पोएट्री को लिखते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो लिखने वाला हो वो शेफर्डी हो। ठीक है, अगर वो अपनी एलिजी को सेट कर रहा है विलेज में, विलेज के सीन्स में, तो वो पास्टोरल बन जाएगी। ठीक है, अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किसने सबसे पहले लिखा, हाँ ये बताया जा सकता है। तो वो कौन थे, ये जाने से पहले जानते हैं वो कहाँ थे, तो वो थे ग्रीक में सिसिलियन। ये वर्ड पहली बार तो नहीं सुन रहे, सोएन ने पढ़ाया था। सिसिलियन स्कूल, ये क्या एक स्कूल है, मतलब वहाँ पे जितने भी बच्चे से कि हम लोग का स्कूल होता है, कॉलेज होता है ना, तो वहाँ का सिसिलियन स्कूल था। तो वहाँ पे जो एक स्कॉलर थे उनका नाम था थियोक्रिटस। ठीक, थियोक्रिटस, ये इन्होंने सबसे पहले पास्टोरल को स्टार्ट किया। ठीक है, अब इनका जो है जो वर्क है, वो वर्क का नाम है एडल्स, ठीक, एंड एक है एपिग्राम्स। एडल्स एंड एपिग्राम्स। और एक चीज़, हर एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको नोट्स में नहीं मिलेगी, क्योंकि नोट्स मैं पहले लिखता हूँ और फिर जब पढ़ाता हूँ तो कुछ चीज़ें नहीं आ जाती हैं। तो नॉट एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, जैसे कि ये प्लान्ड नहीं था जो मैंने बताया, तो कुछ चीज़ें आप नोट कर लिया करिए, जब आपको नोट्स में ना मिले तो वापस आके नोट कर लिया करिए। तो एडल्स एंड एपिग्राम्स, ये इनका पहला वर्क है जिन्होंने सबसे पहले पास्टोरल की स्टार्टिंग की। ठीक, अब क्या हुआ कि इसमें बहुत चीज़ मतलब बहुत डीप चीज़ समझने वाली वो ये है कि इसके बाद किसने लिखा। इसके बाद जिन्होंने लिखा वो थे वर्जिल। वर्जिल ने भी उसी स्कूल में पढ़ाई की है। ठीक है, तो वर्जिल जो लिखते हैं वो और अच्छा लिखते हैं। ठीक, वो उसको जो है डायलॉग वे में लिखते हैं। किस वे में लिखते हैं, डायलॉग वे में। मतलब कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त ने मुझसे कुछ कहा था, फिर मैंने ये बोला था उसको, आज वो ये नहीं है, अब वो उसकी लाइन आ रही है। ठीक है, तो एक डायलॉग वे में आ रही है लाइन। तो जब इस तरीके से आती है कोई एलिजी, उसको बोलते हैं एक्लॉग। ठीक, ECLOGUE, एक्लॉग। अब एक्लॉग क्या हुआ, समझ में आ गया कि एक ऐसी एलिजी होगी जिसमें डायलॉग वे में लिखा होगा नरेशन। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने एक और वर्क लिखा GEORGICS, उन्होंने एक वर्क लिखा जॉर्गिक्स। अब ये वर्क जो है, ये दोनों वर्क, इसको जो है इन्होंने पास्टोरल एलिजी पे सेट किया है। ठीक है, शेफर्ड है, इसमें आपको गांव की सीन मिलेगी, काफ़ी आपको इसमें जो है डायलॉग नरेशन मिलेगा। तो आपका एक्लॉग समझ में आ गया। जिस तरह वर्जिल ने थियोक्रिटस का जो है लिखने के तरीके को चेंज किया, उसमें और वर्सटैलिटी लाई और डिबेट वे में लिखा। इससे क्या हुआ, कंसोलिडेशन, यानी उस शेफर्ड का जो उसमें याद है, जो इमोशन है, वो ज़्यादा आ सका था। ठीक है, अब क्या होता है कि ये नरेशन लिखने के बाद ये इन्होंने जो वर्क लिखा एक्लॉग, और साथ ही साथ कौन सा लिखा एक और GEOR
जॉर्गिक्स। ठीक है, अब क्या होता है कि इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है हमारे इंग्लैंड पे भी, जैसे कि बाकी पोएट्री फॉर्म्स का पढ़ा तो इसका भी साथ ही साथ पढ़ा था। अब क्या होता है कि इसमें जो है जब लोग लिख रहे थे शेफर्ड्स के बारे में, तो सबसे पहले जिन्होंने इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश में जिन्होंने स्टार्टिंग की, तो वो कौन थे? वो थे हमारे एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर। एक और चीज़ देख लीजिए, मैं चाह रहा तो ये एडमंड ना बताता आपको, ठीक है, केवल स्पेंसर बोलता। इससे क्या होता है? बहुत लॉस होता है। आपको हर एक पोएट, हर एक राइटर, हर एक ऑथर का पूरा नाम, फुल नेम पता होना चाहिए। शॉर्ट नेम से काम नहीं चलेगा। क्या पता कभी जो आपको फुल नेम लिख कर, अगर आपको आपने कभी देखा ही नहीं उसको फुल नेम में, तो आपको पूरा फुल नेम पता होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले किसने लिखा? एडमंड स्पेंसर ने लिखा, और उस वर्क का नाम उन्होंने लिखा था शेफर्ड्स कैलेंडर। शेफर्ड्स कैलेंडर एडमंड स्पेंसर ने लिखा। ये एक पास्टोरल एलेजी है। ठीक है, अब इसमें खासियत क्या है? इसमें खासियत ये है कि ये इसमें 12 कितने 12 एक्लोग हैं। ठीक, 12 हैं, और हर एक एक्लोग को उन्होंने मंथली जो है पब्लिश किया, यानी 1 साल तक ये पब्लिश हुई। 12 महीने होते हैं ना, तो 12 एक्लोग हैं इसमें। ठीक है, इसमें जो है डायलॉग वे में है। अब हम बात करते हैं एडमंड स्पेंसर का दूसरा एक और वर्क है जो मुझे अभी याद आ रहा है। वो दूसरा इनका जो वर्क है वो एरिस्टोफल है। एरिस्टोफल एंड स्टेला। एरिस्टोफल एंड स्टेला मैंने आपको पढ़ाया था। कहाँ पढ़ाया था? सॉन ने पढ़ाया था। याद है किसने लिखा था? एरिस्टोफल अलग हो गया, एरिस्टोफल एंड स्टेला ये किसी का वर्क है। कुछ याद आ रहा है? सोनेट जिन्होंने देखी होगी, 108 सोनेट लिखी, किसने लिखी है? नहीं याद आ रहा, बस नोट्स बनाए जाओ बनाए जाओ याद वाद नहीं करना कुछ। तो एरिस्टोफल एंड स्टेला लिखी थी सर फिलिप सिडनी ने। उसमें 108 सोनेट्स था जो कि इन्होंने जो है डेडिकेट की थी पेनेलोपी डेवरेक्स को। बस अब भूल जाओ, सर जी नोट दे ही तो रहे हैं तो एरिस्टोफल जो है इन्होंने वर्क का नेम डाला उसको, और ये इन्होंने डेडिकेट की किसको? सर फिलिप सिडनी को, क्योंकि ये इनके पैट्रन भी थे और मित्र भी थे। ठीक है, तो इनकी डेथ के बाद उन्होंने एरिस्टोफल में एलेजी लिखी है, और अपने आप को एज अ सफर्ड बताया कि हम दोनों तो घूमा करते थे, इस तरह करके उन्होंने ये एलेजी लिखी है। ठीक है, एरिस्टोफल। इस तरीके से इंग्लिश में इन्फ्लुएंस पड़ता है पास्टोरल एलेजी का। मैंने एक एक डीप पॉइंट बता दिया है आपको। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स को। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उनको देखते हैं। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका? पहला एग्जाम्पल हम फेमस पोएम का ही लेते हैं। कौन सी है वो? एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। किसने लिखी? बाय थॉमस ग्रे। एलेजी में क्या होता है कि आपको पहले एलेजी के नाम जो टाइटल है वो याद होना चाहिए। दूसरा लिखी किसने है, लिखा किसने है ठीक है, गलत मानता लग रही थी, तो लिखा किसने है। और तीसरा क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए किसके ऊपर लिखी गई, क्योंकि किसी ना किसी के तो ऊपर लिखी गई होगी ना ये एलेजी, तो पता होना चाहिए आपको किसके ऊपर लिखी गई है। चौथा, पब्लिश डेट क्या है। ठीक, ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। तो मैंने पहली चीज़ बताई पोएम का टाइटल, दूसरी चीज़ बताई लिखी किसने है, और लिखा किसके ऊपर है? रिचर्ड वेस्ट। इनकी डेथ 1742 को हुई थी, और ये पोएम पब्लिश हुई थी 1750 में। ठीक है, क्या अब दूसरी लेते हैं, दूसरा टॉपिक किसका लेते हैं? चलो एक और लेते हैं, कोई फेमस है तो वो कैप्टन और माई कैप्टन लिखी है वार्ड विटमैन ने। किसके ऊपर लिखी है? अब्राहम लिंकन के ऊपर। ठीक है, और एक और इन्होंने लिखी है, वो कौन सी है? वो कैप्टन माई कैप्टन के अलावा तीसरी है व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। बहुत बड़ा नाम है, लिखने में टाइम लगेगा, तो सुन लीजिए। व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, ये भी लिखी है वार्ड विटमैन ने, और ये भी किसके ऊपर लिखी गई है? अब्राहम लिंकन के ऊपर। अब ये पब्लिश कहाँ हुई है? ये दोनों पोएम आती है 1865 में। ठीक है, और उस वर्क का नाम होता है ड्रम टैप्स। ठीक, ये उस सीक्वल का नाम है, मतलब कलेक्शन का नाम है, जिसमें ये दोनों पोएम वार्ड विटमैन की पब्लिश होती है 1865 में। और लिखी किसके ऊपर गई है?
अब्राहम लिंकन के। ठीक, अब थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एलिजी होगी फोर्थ, ठीक, बेन जॉनसन। सोने, सोने मतलब मेरा पहला बेटा, ठीक है, सोने मतलब सन, ठीक। तो ऑन माई फर्स्ट सोने, ये इन्होंने लिखी है एलिजी, और किसके ऊपर लिखी है? अपने ही बेटे के ऊपर, ठीक है, अपने ही बेटे के ऊपर। उसका नाम क्या था? बेंजामिन, ठीक। बाद में इनकी बेटे की डेथ हो जाती है तो ऑन माई फर्स्ट डॉटर भी लिखते हैं। उसके बाद बेन जॉनसन ने ये लिखी। और कौन सी लेते हैं? एक फेमस एलिजी लेते हैं जो मुझे याद आ रही है, वो कौन सी? जॉन मिल्टन की कौन सी एलिजी है? वो लिसिडेस। इस पोयम को ही कहते हैं पास्टोरल, यानी ये किस फॉर्म में लिखी गई है? पास्टोरल एलिजी है। बताया ना मैंने पास्टोरल क्या होता है। तो लिसिडेस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल किसका है कि पास्टोरल एलिजी है। तो कोई पूछे जाए कि पास्टोरल एलिजी बताओ तो बताना लिसिडेस, जो कि लिखी गई है जॉन मिल्टन की। अब ये मैंने आपको बताया लिसिडेस अगर पास्टोरल है तो पास्टोरल तो शेफर्ड के ऊपर लिखी जाती है, जो गाँव सेटिंग होती है, या फिर कोई दोस्त जैसा शेफर्ड हो ना, तो इन्होंने किसके ऊपर लिखी है? एडवर्ड किंग। ये इनके मित्र थे, इनके दोस्त थे, इन्होंने साथ में पढ़ाई की है। तो इसीलिए इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों लोग एक ही साथ में हिल्स में सैर करते थे, अलग जगह पे जाते थे। तो शेफर्ड का जो विलेज सेटिंग है वो इस पोएम में काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इसको जो पास्टोरल एलिजी भी कहते हैं। एडवर्ड किंग की है और लिखी थी इन्होंने 1637 में एंड पब्लिश हुई थी 1638 में, ठीक है। दो तीन और पढ़ लेते हैं। एक बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं विक्टोरियन इरा का, जिसमें आती है हमारी इन मेमोरियम। तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है लॉर्ड टेलीसन। मैंने आपको कहा था पूरा नाम होना चाहिए आपको याद, तो इनका पूरा नाम है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन, ठीक है। इन मेमोरियम इन्होंने लिखी है। अब ये जो पोयम जो इन्होंने एलिजी लिखी है इन मेमोरियम, ये इन्होंने लिखी है 1833 से 1850, ठीक। तो ये रिटन डेट है और वो भी एक्सपेक्टेड, पता नहीं कौन सा है, तो एक गैस लिया गया है लिटरेचर विट्स के द्वारा कि 1833 से लेकर 1850 के बीच में उन्होंने लिखा होगा। और ये जो पब्लिश हुई है वो एनोनिमसली पब्लिश हुई है, ठीक है। वो कब हुई? 1850 में ही पब्लिश हुई थी। और जब पब्लिश हुई थी तो पता नहीं था कि इस पोएम किसने लिखा, बाद में पता चला कि इन्होंने लिखा है। और अब बात करते हैं कि किसके ऊपर लिखा, तो A.S.H, यह आपको हर जगह लिखा मिलेगा। अगर आप इन मेमोरियम देखेंगे तो ये आपको मिलेगा कि इनके ऊपर लिखी है। लेकिन ये कौन थे? इनका पूरा नाम क्या है? ऑर्थर हेनरी हेलम। इनके ऊपर इन्होंने इन मेमोरियम एलिजी लिखी है, ठीक है। और ये विक्टोरियन इरा की बेस्ट एलिजी है। जब विक्टोरियन इरा पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ना ही पड़ता है। तो ये विक्टोरियन इरा की है। नेक्स्ट लेते हैं, अब ज़्यादा नहीं लेंगे, एक और सुन लीजिए। 7 लेते हैं। कौन सी लेते हैं हम? एडोनिस ले लेते हैं। एडोनिस, एडोनिस किसने लिखी है? पीबी शेले ने। किसने लिखी है? पीबी शेले। ये इसका पूरा नाम क्या है? पर्सी बिशाय शेले। पर्सी तो आसान है लिखना में, PERCY। विषय में जो है गलतियां होती हैं, BYSS होता है HE, पर्सी बिशाय शेले, ठीक। ये इन्होंने लिखी। अब ये इन्होंने लिखी किसके ऊपर? अपने ही मित्र, अपने ही फ्रेंड जॉन कीट्स, ठीक। जॉन कीट्स तो बहुत ही अच्छे पोएट हैं। ये आपको तब पता चलेगा जब आप जॉन कीट्स को पढ़ेंगे, तब पता चलेगा मैंने अच्छे पोएट क्यों कहा। तो जॉन कीट्स के ऊपर इन्होंने लिखी जब उनकी डेथ हो गई थी 1821 में। खास बात क्या है कि 1821 में जब उनकी डेथ हुई जॉन कीट्स के, उसके ठीक 7 वीक्स यानी 7 हफ्ते बाद ये पोएम पब्लिश हुई थी, ये इन्होंने लिखी थी। जो भी हो, एक साथ ही हुआ था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि मैंने बता दिए हैं। और अब आपको कोई भी इसमें क्वेरी हो तो आप कमेंट करिए। और ख़ासकर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि मुझे पता तो चले कितने स्टूडेंट्स वीडियोस को देखते हैं, तो कमेंट करा करिए ताकि मुझे गैस रहे कि हाँ इतने स्टूडेंट्स तो मुझसे जुड़े हुए हैं। अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा, मैं वीडियोस बनाते चले जा रहा हूँ, थोड़ा सा वो कहते हैं ना इंकरेजमेंट नहीं मिलती है। तो इससे कहता हूँ कि आप जो है कमेंट किया करिए कि मैंने कैसे पढ़ाया, डीपली पढ़ाया। अच्छा, मैं डीपली ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये एलिजी का मैंने कोई भी टर्म नहीं छोड़ा होगा, 2 वीडियो में समझाया है। अब आप नोट्स करिए आराम से।